सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 जिसमें कि प्रैक्टिस सेट कवर किया, जिसके 1 to 15 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। उससे आगे जैसे मैंने बताया था आपके लिए कि 16 to 30 क्वेश्चंस हैं, अब हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार क्लास की। तो जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करते रहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, साथ साथ आपको टॉपिक्स भी कराए जाते हैं, जिसका समय आपको क्या रहता है 6 PM, शाम 6 बजे आपके लिए प्रतिदिन ये कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट 16 to 30 क्वेश्चन जो हमारे मैंने आपके लिए बताया था कि अब आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो 16 to 30 क्वेश्चंस, चलिए इनको देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन दिया आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के बारे में गलत है? मतलब हमें उस कथन का चयन करना है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में गलत होता है। ए, सामाजिकरण निरंतर प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, हमें तो नहीं वाला फाइंड करना है। सामाजिकरण प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमारा क्या है, चलता ही रहता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन दिया है, सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि जीवन पर्यंत चलता है। ए भी राइट है हमारा, बी भी राइट है। सी, बच्चे के बालिग होने पर भी ये नहीं रुकता। जी बिल्कुल, आजीवन चलता है। तो बच्चे से बाल्यावस्था का हो, किशोरावस्था का हो, या फिर क्या हो हमारा प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाए, लेकिन क्या आजीवन चलता है कौन, सामाजिक प्रक्रिया। डी कर यह रुक जाता है। तो मैंने बताया ये ऑप्शन क्या कहते हैं आपके लिए कि कभी रुकता ही नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमसे पूछा है निगेटिव कि जो इसमें नहीं आता, यह इसका गुण नहीं है सामाजिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाषा जिसका उपयोग बच्चे द्वारा आंतरिक रूप से विचारों को विनियमित करने के लिए किया जाता है उसे माना जाता है। कह रहा भाषा जिसका प्रयोग बच्चे क्या करते हैं, अपने आंतरिक रूप से विचारों को विनियमित करने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक भाषा, अहम केंद्रित भाषा, आंतरिक भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने विचारों को, मतलब अपने अंदर के विचारों को बाहर प्रस्तुत करने के लिए बच्चा जिसका प्रयोग करता है वह किस प्रकार की भाषा होती है, वो होती है उसकी आंतरिक भाषा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी। बच्चा कैसे प्रकट कर रहा है, अपने आंतरिक विचारों को विनियमित, मतलब बाहर निकालना या नियम से लगाना या क्रमबद्ध उसका चेंज करना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके समक्ष दिया है। आरंभिक शैशव काल में मानसिक विकास के कारण बच्चे जिज्ञासा के चरण से गुजरते हैं और हमेशा क्यों, कहाँ, क्या आदि प्रश्न उनके अंदर होते हैं। यह कौन सा विकास है? ये कह रहा है आरंभिक शैशव काल में। आरंभिक शैशव काल मतलब शुरुआती शैशवावस्था में बच्चों के अंदर एक बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे क्यों है, क्या है, कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये कौन सा विकास है? ऑप्शन ए, जीवन और मृत्यु की अवधारणा, कि जीवन मृत्यु संबंधित पूछते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग। विकास विस्तार की अवधारणा का विकास है। सी, अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास है। डी, विचार और लॉजिक का विकास है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। क्या है, अन्वेषण प्रवृत्ति, कि क्यों, कैसे, कहाँ, ये क्या खोज करते हैं बच्चे, अपने क्या करना है, खोज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निजी भाषण के महत्व को दस्तावेजीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? निजी भाषा, ये निजी वाक्य को। तो ऑप्शन हमारा होगा कौन सा, ए। लेकिन थोड़ा समझिए इसके लिए, जो वाइगोत्स्की महोदय हैं इन्होंने बताया था कि बच्चा क्या करता है, बच्चे के खुद से बात करना या खुद से वाक करना, इसे इन्होंने नाम दिया, किसका, प्राइवेट स्पीच का। इसे किसका नाम दिया, प्राइवेट स्पीच। इसी को बोलते हैं निजी वाक्पटुता, बात करना, या निजी वार्ता, या इसी को कह सकते हैं कि स्वयं से बात करना। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं, स्वयं से वाद करना आदि। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन है ए इज राइट आंसर होगा। तो जो बाइगोस्ट की महोदय हैं उन्होंने बताया था कि बच्चा क्या करता है, खुद से बात करता है, जिसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष। व्यक्ति विभिन्नता की आवश्यकताओं को दूर करने हेतु अच्छे शिक्षक को करना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमेशा शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। बी, शिक्षण के लिए व्याख्यान पद्धति की हमेशा व्याख्या ही करता रहे। सी, छात्रों के IQ बुद्धि लब्धि के अनुसार श्रेणीबद्ध करना, कि जिसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है उसे आगे बिठाया जाए, फिर पीछे बिठाया जाए या उनको बीच में बिठाया जाए। डी, यह उनके IQ के अनुसार श्रेणीबद्ध करना। सी और डी लगभग सेम ही है हमारे। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, हमेशा शिक्षण विधियों में क्या करना, जो टीचिंग फैक्ट हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, उन स्किल्स में क्या करते रहें आप, परिवर्तन करते रहें, उनको बदलते रहें। ऐसा नहीं है कि एक ही स्किल को आप पूरे सेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। समय के अनुसार आप क्या करें, अपने जो टीचिंग स्किल्स हैं उन स्किल्स में क्या करें, आप परिवर्तन करें, चेंजेस लाएँ, जिससे हमारा क्या होगा, बच्चा समय के अनुसार क्या है विकास होता है, उसका परिवर्तित होता है। तो हमें परिवर्तन करना चाहिए किसमें, अपनी टीचिंग स्किल्स में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या कहता है, ये असर्शन और रीजन पे बेस्ड है हमारा, कथन और निष्कर्ष पे। ए, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अवस्था अल्पपोषित हो। अब क्वेश्चन समझें सही से, बच्चा सही ढंग से नहीं सीख पाता या बच्चे नहीं सीख पाते यदि वह अवस्था कैसी हो, अल्पपोषित हो। तर्क क्या कहता है इसका, रीजन। ये तो रहा इसका असर्शन, मतलब इसका जो कथन है। अब कहता है रीजन। रीजन मतलब ये कि क्या इसकी व्याख्या सही कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ऑप्शन कह रहा है विकास के सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। विकास के सभी आयाम का अर्थ ये है कि सैसवा इन्फेंसी स्टेज जुड़ी होती है किससे, हमारी चाइल्डहुड से, और चाइल्डहुड किससे कनेक्ट होती है, हमारी एडोलसेंस से, एडोलसेंस कनेक्ट होती है हमारी मैच्योरिटी से। तर्क क्या कहता है कि विकास के सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा किससे, शारीरिक विकास से। जैसे जो अरस्तु ने परिभाषा दी थी कि एक स्वस्थ शरीर में ही क्या करता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसका अर्थ क्या है, यदि फिजिकली फिट है तो वो क्या होगा, मेंटली फिट होगा। वो कैसा होगा, मेंटल फिट होगा हमारा। तो जो असर्शन है इसमें, उसकी बिल्कुल सटीक व्याख्या कौन कर रहा है, इसका रीजन। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या कर रहा है, ए, राइट। ए और मतलब असर्शन और आर दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की मतलब तर्क जो है वो कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। जो एक उदाहरण दिया आपके लिए, विकास की किस सिद्धांत का ये व्याख्या कर रहा है। ए, एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। कह रहा विकास क्रमबद्ध का सिद्धांत है। विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। सी, विकास अव्यवस्थित होता है। तो देखिए, बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है, ठीक है, बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। तो ये क्या है, ये एक क्रमबद्ध है। ये क्या है, एक क्रम है। ये क्रम को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पैटर्न है। जैसे कि आप बच्चा पहले भाई वर्ड सीखता है, ठीक है, फिर वो एक शब्द सीखता है, फिर जब शब्द सीख जाता है तो फिर वो क्या बनाने लगता है, वाक्य बनाने लगता है, फिर बड़े बड़े पैसेज या दोहे या कहानियाँ ये लिखने लगता है, ये बोलने लगता है। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है हमारा। तो ये क्या है, ये विकास कैसा होता है, विकास होता है क्रमबद्ध, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है विकास का चरणात्मक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से बल देता है। जो विकास का चरणात्मक सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किस पर जोर देता है। पहला,
विकास की निरंतरता पर, मतलब विकास निरंतर चलता रहता है। बी, विकास की अनिरंतरता पर। सी, सांस्कृतिक कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं। डी, विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरणीय कारक पर। विकास का चरणात्मक सिद्धांत। अब विकास सतत तो होता है, मतलब नियमित तो होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन यहाँ क्या होगा, आप मोस्टली गलती करेंगे, ए लगाएंगे, ऑप्शन ए नहीं, यहाँ बी होगा। कैसे होगा सुनिए, सतत तो चलता है, लेकिन होता क्या है कि इसकी जो गति है वो गति हमारी क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे तो भाई पहली आती है कौन सी, शैशवावस्था, फिर आती है बाल्य, और फिर आती है हमारी किशोरा। तो इसमें क्या होता है, गति एक बार तेज होती है, चल रहा है, ठीक है, चलना क्या है, नियमितता है उसकी, लेकिन गति उसकी असमान है। तो पहले तेज होती है शैशवा में, बाल्य में क्या हो जाती है, यही गति हमारी धीमी हो जाती है, किशोरा में फिर क्या होता है, फिर यह तेज हो जाती है हमारी, और इसके बाद जो आती है कौन सी अवस्था, प्रौढ़ावस्था, इसमें गति फिर से पुनः धीमी हो जाती है। रुकी किसी में नहीं, चल तो रही है, लेकिन क्या है, ये गति है हमारी असमान। तो इस असमान गति के आधार पर ही कहते हैं कि विकास कैसा है, विकास की जो होती है अनिरंतरता होती है, कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये पैटर्न हमारा क्या करता है, डेवलपमेंट फॉलो करता है हमारा। चलिए, तो ऑप्शन हमारा इसके अनुसार जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 आया, उसके अनुसार, जो कि कितने 34 वर्षों के बाद आया, प्लस हमारी जो स्वतंत्र भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति है हमारी, ये क्या है। अब चूंकि NEP का नाम आ गया तो थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह हमारी कितने वर्ष बाद आई, आफ्टर 34 ईयर, 34 साल के बाद आई, पहली बात। दूसरा, ये है हमारी कौन सी है, ये तीसरे नंबर पे, या इसे कह सकते हैं कि जो तीसरी शिक्षा नीति है हमारी। तो अब ये जब तीसरी है तो इससे पहले दो कब आई थी, तो भाई पहली शिक्षा नीति आई 1968 में। किस कब, तो ये जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारी फर्स्ट पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आती है, ठीक, जो जिसका आधार क्या माना गया, आधार माना गया तो ये मुदालियर आयोग जो आया, कोठारी आयोग आया। इसमें जो कोठारी आयोग आया हमारा 1964 टू 66, इस बीच में जो आया था, तो इसकी देन था प्रथम शिक्षा नीति। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आती है 1986 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक, और इस शिक्षा नीति में कोई भी नहीं बनाया गया, कोई कमेटी, कोई समिति नहीं बनी, बिना समिति की ये शिक्षा नीति बनी, जिसमें राय किसकी ली गई, तो राय ली गई थी जनता की, प्लस जो सरकार थी उस सरकार की। तो जनता की और सरकार की राय के आधार पर शिक्षा नीति बनी हमारी 1986। इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति जो आई हमारी, वो आई 1992, जिसे हम तीसरी शिक्षा नीति नहीं, ये क्या था, इसमें संशोधन किया था PV नरसिम्हा राव ने। किसने, PV नरसिम्हा राव ने इसमें संशोधन किया, जिसे रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों में जो ये तीसरा तो रूप है किसका, 86 वाले का, 86 में संशोधन किया PV नरसिम्हा राव ने, इन्होंने संशोधन करके इसे 1992 की शिक्षा नीति का नाम दिया। अब जो मुख्य आधारशिला बनी वो बनी हमारी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। इस एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर यहाँ से यदि काउंट करोगे तो 34 ईयर्स, आफ्टर 34 ईयर्स NEP 2020 आई। तो ये प्रथम हमारी ये हो गई, द्वितीय 1986, और तीसरे नंबर पे कौन सी आती हमारी, NEP। तो NEP जो है वो 2020 एजुकेशन पॉलिसी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है हमारी। इससे पहले हमारे दो आ चुकी हैं, जिसमें एक का संशोधित रूप भी आया था 1992 वाला हमारा। चलिए, ये इसको प्रमुख हमारे क्या थे, इसके जानकारी थी। और हाँ, ये NEP के हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कौन, इसरो के जो पूर्व प्रमुख हमारे के कस्तूरी रंगन, इसके क्या है हमारे अध्यक्ष हैं। किसके, हमारे 2020 वाली के जो अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए हैं हमारे के कस्तूरी रंगन, ये हमारे इसके अध्यक्ष हैं।
ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए देनी थी। इसमें बहुत बदलाव किया गया है 1986 वाली में। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपके समक्ष। यस, क्वेश्चन ये दिया था कि एनईपी 2020 द्वारा किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें संशोधन जो हुए उनमें से कौन सा कथन रॉन्ग है। पहले ए ऑप्शन देखते हैं। एनईपी 2020 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न पद्धतियों तथा कार्यनीतियों जैसे समूह कार्य और वार्तालाप गतिविधि का उपयोग किया जाए। जी बिल्कुल, एनईपी 2020 वार्तालाप गतिविधियां, पेरेंट्स से चर्चा आदि पर जोर देता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। हमें इसमें पूछा नहीं। एनईपी 2020 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। कह रहा क्या रचनात्मक जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है और सबमेटिव असेसमेंट है, इनमें स्थानांतरण कर दिया जाए, इनको परिवर्तित कर दिया जाए। जी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन हमारा बी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नेगेटिव है इसके अकॉर्डिंग। सी ऑप्शन क्या कहता है, एनईपी का प्रस्ताव है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के अलावा स्वयं मूल्यांकन तथा सहकर्मी मूल्यांकन जैसी अन्य विधियों को प्रोत्साहित किया जाए। जी बिल्कुल, जो एनईपी में मूल्यांकन का आधार बनाया है, इसे भी समझिए क्वेश्चन इस पॉइंट के लिए। ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी बी राइट है। इसमें जो मूल्यांकन का प्रकार बनाया है वो 3 प्रकार हैं। 3 में कि पहले तो बच्चा क्या करेगा, स्वयं मूल्यांकन करेगा। दूसरा समझिए मूल्यांकन 3 प्रकार से होगा उसका, या 3 लोग कर सकते हैं। पहला वो स्वयं करेगा, सेल्फ इवेल्यूशन होगा। सेकंड उसका करेगा फ्रेंड, मतलब उसका सहपाठी। अब बचा तीसरा कौन, तो तीसरा आता है हमारा, उसका करेगा टीचर या उसके जो शिक्षक हैं वो करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए भी क्या है, मतलब ये बात भी एनईपी 2020 में कही गई है या मानी गई है। डी क्या कहता है, एनईपी का प्रस्ताव है कि विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मन प्रेरक कार्य क्षेत्र में प्रगति होनी चाहिए। अर्थात बच्चे के प्रत्येक पहलू को क्या करें हम उसके रिपोर्ट कार्ड में दर्शाएं, उसमें शो करें हम। तो ये सब बातें जो हैं एनईपी में कही गई हैं सिवाय बी ऑप्शन को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन असत्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही आया था स्पेशल। बी विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, ये भी हमारा सही। सी प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो, ये भी सही। ये तीनों क्या है, आरटीई 2009 में ये तीनों बात कही गई हैं हमारी। ठीक, तो कहा क्या नहीं गया, यह क्या नहीं कहता है कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह 60 घंटे का कार्य न्यूनतम, तो ये नहीं है हमारा। जो होगा भाई डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इसमें नेगेटिव सेंस के अकॉर्डिंग हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भावनात्मक बुद्धि वाले शिक्षक और छात्र अपने संबंधों को सुधार सकते हैं कैसे। जो प्रश्न दिया हमारे लिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ये कह रहा है आपके लिए, कह रहा है भावनात्मक बुद्धि वाले शिक्षक और छात्र अपने संबंधों को सुधार सकते हैं। उनकी भावनाओं के कारणों को समझकर, बिल्कुल सही बात। हम भावनात्मक बुद्धि या भावनात्मक क्षेत्र को कैसे सुधारेंगे, जब हम क्या करें उसके कारणों को जाने। अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो इसमें ए भी सही होगा, मतलब ए कथन जो दिया है हमारा, क्योंकि ये उसमें लिखा हुआ कैपिटल लेटर्स में, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। ये मेन ऑप्शन है हमारे, ये इसका पार्ट है हमारा। बी क्या कहता है कि अपने स्वयं के क्रोध को प्रतिबंधित करके, ये बात भी बिल्कुल सही है हमारी। सी कहता है दूसरों को बेहतर तरीके से सुनकर। डी तनावपूर्ण स्थितियों को बढ़ाकर। जी डी नहीं होगा, इसमें कौन सा नहीं होगा हमारा, डी नहीं होगा कि तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ाएंगे तब होगा। जी बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी, जो कि इसमें दिए हैं हमारे ये तीनों ऑप्शन हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नैतिक विकास के किस स्तर पर लोग अन्य लोगों के विभिन्न मूल्यों और विश्वासों के प्रति विश्वास के लिए जिम्मेदार होने लगते हैं। वे सहमत हैं कि समाज को बनाए रखने के लिए नियम महत्वपूर्ण हैं। फिर समझिए, नैतिक विकास के किस स्तर, अब 3 स्तर थे, एक पूर्व नैतिक, एक नैतिक और एक उत्तर नैतिक।
जो किसने दिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। वो कहता है कि ये जानना क्या चाहता है, ये जानना था कि अन्य लोगों के विभिन्न मूल्यों और विश्वासों के लिए जिम्मेदार होने लगते हैं, वे सहमत हैं इस बात से। समाज को बनाए रखने के लिए नियम महत्वपूर्ण है, कौन सा, किसके अनुसार, कह रहा पूर्व पारंपरिक या पूर्व नैतिक, बी उत्तर पारंपरिक। तो ये जो उत्तर पारंपरिक होगा जिसकी आयु क्या होती है हमारी 13 वर्ष से आगे की मानी जाती है हमारी, ठीक है। ये क्या कौन, ये लोग जो रखते हैं वो ये सोच रखते हैं कि हम नैतिक या सामाजिक मूल्यों को बनाए रख सकते हैं यदि हम क्या करें, सभी की भावनाओं को, उनके मूल्यों को समझें परखें तब। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है, विकास के संबंध में या कथन में कौन सा वक्तव्य मतलब कहने वाला सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, किसी की गति तेज है, किसी की गति धीमी है। ऑप्शन ए भी हमारा सही होगा, इसमें जो कथन दिया है मतलब रोमन नंबर्स में, ये भी सही है हमारा। बी संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, क्या सिर्फ आनुवांशिकता जेनेटिक कैरेक्टर्स ही होते हैं, नहीं, बी तो हमारा इसमें होगा ही नहीं, सेकंड वाला रॉन्ग। सी विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, यस पूर्व निर्धारित क्रम होता है, जैसे अब पूर्व निर्धारित क्रम का अर्थ ये है कि जैसे पहले सेक्सुअल इन्फेंसी स्टेज आएगी, उसके बाद चाइल्डहुड ही आएगी, देन क्या आएगा हमारा एडोलसेंस आएगी, इस क्रम को हम चेंज नहीं कर सकते। थर्ड हमारा भी सही है। फोर्थ कहता है विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं, यह बात ही बिल्कुल क्या है सही है, सारे क्षेत्र भाई इन्फेंसी स्टेज हमारी क्या है संबंधित है किससे, चाइल्डहुड से, चाइल्डहुड रिलेटेड किससे हमारी एडोलसेंस से हमारा, ठीक। तो हमारा जो कथन है इसमें वो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हमारे राइट हैं, जबकि रॉन्ग कौन सा है, सेकंड। अब देखिए कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये 3 किस्में दिए हैं, तो ये दिए हैं आपके लिए विकल्प सी में, ये किस्में दिए हैं आपके लिए सी विकल्प में दिए हैं हमारे, तो सी इज राइट आंसर होगा हमारा। फिर समझ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 29, विकास और अधिगम के बीच संबंधों की प्रकृति को, विकास और अधिगम के बीच की जो परिस्थिति हैं संबंध है उसको प्रकृति को ले वाइगोस्ट के द्वारा निम्नलिखित में से किस विशेषता के रूप में देखा गया, ए प्रकृति में रैखिक हैं, बी संबंध प्रकृति में स्थिर हैं, सी अधिगम अक्सर विकास से पूर्व होता है, डी विकास अक्सर अधिगम से पूर्व होता है, जी नहीं। अब इन 2 बिंदु हैं, ध्यान से समझिए इन दोनों के लिए, कह रहा है विकास जो है एक तरफ विकास दिया और एक तरफ दिया हमारे लिए हमारा अधिगम, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कह रहा पहले कौन होता है हमारा, तो पहले देखिए अब समझिए आप भाई, जैसे मान लीजिए विकास, अब हमने बच्चा ले लिया कोई, मान लो इसकी एज जो दी है आपके समक्ष वो सपोज 10 ईयर है, ठीक है। अब ये 10 ईयर्स का जो बच्चा है हमारा, इस बच्चे में कह रहा है क्या पहले विकास होगा बाद में अधिगम होगा, भाई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अधिगम 15 साल वाले का नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है यदि उसको ऐसे अनुकूल परिस्थिति मिले, उसको यदि एटमॉस्फेयर मिल जाए किसका, उस बच्चे का जिसकी एज कितनी है 15 ईयर। अब एक बच्चा है हमारा ये 15 ईयर वाला, ठीक। अब आप सोचो नहीं ये जो चीज़ अब सीख पाया है वो ये 15 साल में ही सीखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी नहीं लेकिन कुछ, सभी नहीं लेकिन कुछ पार्ट क्या है वो गेन कर सकता है इस एज में भी। अर्थात पहले कौन होता है, तो पहले अधिगम हो सकता है बाद में विकास, या विकास से पहले अधिगम हो सकता है हमारा, ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास के बाद ही होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल सा ये है इसका सेंस कहने का कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि 10th क्लास में बैठने के लिए आपका 16 ईयर का स्टूडेंट ही इसे एग्ज़ाम दे सकता है, इस पेपर को सॉल्व कर सकता है। यदि इसका सिलेबस हम पढ़ा दें 12 ईयर के बच्चे के लिए या उसे समझा दें तो भाई ये भी सक्षम होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो उम्र या आयु इसमें मान्यता नहीं रखती, उसका कोई भी स्थान नहीं होता किसमें, लर्निंग में या अधिगम में हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके समक्ष, क्या शब्द फिर डैश लगा हुआ है यहाँ पे हमारा, शब्द
कौन सा शब्द जैविक अंतर को संदर्भित करता है, जबकि दूसरा शब्द क्या है हमारा, कह रहा है उन लक्षणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है जिन्हें एक विशेष संस्कृति पुरुष एवं महिलाओं के लिए उपयुक्त है। अब शब्द दिए भाई बार बार लिंग एंड जेंडर, लिंग एंड जेंडर। तो इसमें जो लिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये एक जैविक शब्द है हमारा, ठीक है, जो एक पहचान कराता है सिर्फ, ठीक। जबकि हमारा जो जेंडर है, ठीक है, जेंडर क्या है, जेंडर समाज में महिला और पुरुषों को एक मुखौटा देता है। ये क्या हमारा जेंडर जो होता है वो मुखौटा देता है, जबकि ये सब ये क्या कराता है, एक पहचान कराता है हमारे लिए। तो ऑप्शन इसके अनुसार जो होगा हमारा वो ए होगा। तो पहले में लिंग आएगा, दूसरे में क्या आएगा हमारा जेंडर आएगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष, जिन प्रश्नों को हमने देखा। अब इन प्रश्नों की जो PDF है, अब ये PDF आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सभी साथी इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके लिए इनकी PDF और अदर नोट्स भी आपके लिए मिल सकें। तो ये जो आपका सेट कंप्लीट हुआ है, इसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के हमारे जो सेट चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का अर्थ ये कि 2011 के बाद जो अब तक जितने भी हमारे सीटेट हुए हैं ऑफलाइन बेस्ड, ठीक, ऑफलाइन का सटीक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जबकि ऑनलाइन में हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, तो संभावित बनाने पड़ते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो पहले तो हम 2011 से लेकर 2019 तक के सारे प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें हमने 11 का कर लिया है, 12 का कर लिया है, 12 में जो जैन में हुआ था वो कर लिया है, आगे नवंबर वाला भी रह गया हमारा, ठीक। तो इसी क्रम में पहले तो हम इन सभी को कवर करेंगे। आपको पता ही है कि एक वर्ष में, एक साल में सीटेट हमारा 2 बार होता है। तो ये अर्थात एक साल में 2 पेपर मिल रहे हैं हमारे लिए। तो इसको हम कवर करते चलेंगे प्राइमरी और जूनियर दोनों के CDP के लिए, ठीक। इसके लिए आपके लिए टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी कि डेली क्लास कब चलती है, 6 PM पर। तो जो भी प्यारे साथी अब तक चैनल से नहीं जुड़े हों वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए इसके अकॉर्डिंग पर डे ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो सकें और आप इनका लाभ उठा सकें। बस अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को आप शेयर करते रहिए, जिससे कि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।